विजयवाड़ा से लेकर के हैदराबाद तक और इसके अलावा और न जाने कितने राज्यों में आईबी ने एक पूरा प्लान बनाया था, जो है प्लान जमाती के इस हिस्से में किस तरीके की प्लानिंग की गई। पहला खुलासा आपकी टीवी स्क्रीन पर, निजामुद्दीन के जमातियों पर बहुत बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज का यह है। आईबी ने तैयार किए थे 2 सीक्रेट प्लान। ये सीक्रेट प्लान क्या थे, इसका ब्लूप्रिंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। मोबाइल टावर के डेटा से ट्रेस हुए थे जमाती, मोबाइल टावर के डेटा से किस तरह से ट्रेस हुए थे ये भी बताएंगे। 14 मार्च से 22 मार्च तक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था आईबी की तरफ से। आईबी की मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक की तरफ से मार्च की शुरुआत से ही जमातियों की तलाशी शुरू हो गई थी। यह बहुत बड़ा खुलासा है और इस खुलासे में आगे क्या है, निजामुद्दीन के जमातियों पर यह बहुत बड़ा खुलासा है और इस खुलासे में आईबी ने निजामुद्दीन से हैदराबाद पहुंचने वाली ट्रेन से बड़ा खुलासा किया। ट्रेन को ट्रेस किया गया, डेटा को ट्रेस किया गया। हैदराबाद पहुंचने वाले जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए और यहीं से आईबी के कान हो गए खड़े, यानी मार्च की शुरुआत से ही आईबी ने ट्रेस करना शुरू किया। जानना बेहद जरूरी है कि जो 7,000 जमाती मुल्क के अलग अलग हिस्से में फैले, उन्हें किस तरह से ट्रेस किया गया। ये इंडिया न्यूज का सुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लाइव है। अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कि आईबी का आखिरकार ट्रेस प्लान क्या था। ये तो हो गई ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन आईबी का ट्रेस प्लान क्या था। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर आईबी का ट्रेस प्लान 2 थे, प्लान ए और प्लान बी। सबसे पहले आप देखिए आईबी का ट्रेस प्लान ए। ट्रेस प्लान ए के तहत क्या किया गया था, ये आप सबसे पहले देखें। मोबाइल टावर की मदद ली गई थी, यानी वो मोबाइल टावर जो निजामुद्दीन के इलाके में थे, जंगपुरा एक्सटेंशन के इलाके में थे। 14 से 22 मार्च का पूरा डेटा आईबी की तरफ से निकाला गया। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। 14 से 22 मार्च, और याद रखिएगा तारीख क्या थी, 1 से 14 मार्च तक तबलीगी जमात का ये पूरा धार्मिक कार्यक्रम चला था और 14 मार्च से ही आईबी के कान खड़े हो गए थे। हालांकि आईबी के कान मार्च के पहले हफ्ते से ही खड़े हो चुके थे, लेकिन 14 से 22 मार्च ये क्रूशियल दिन था जब डेटा निकाला गया। एक तरफ मैक की एक टीम डेटा निकाल रही थी, दूसरी टीम हैदराबाद में थी। हैदराबाद में जो आईबी के विजयवाड़ा के जो आईजी हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया गया। जो आईजी हैं आईबी के विजयवाड़ा में, हैदराबाद के बारे में जानकारी ली। हैदराबाद दिल्ली के निजामुद्दीन से निकल करके एक ट्रेन पहुंची। ट्रेन में ज्यादातर जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए और यहीं पर आईबी ने फिर आगे पूरा सेटअप बनाया दिल्ली में। और आईबी का ये सेटअप दिल्ली में किस तरीके का था, ये सीक्रेट ब्लूप्रिंट भी सिर्फ आपका चैनल दिखाएगा। ट्रेन में ज्यादातर जमाती पॉजिटिव पाए गए, फिर आगे क्या हुआ, 20 मार्च को क्या हुआ। 20 मार्च को जो हैदराबाद जमाती पहुंचे थे, इसमें से 10 इंडोनेशियाई थे। आईबी को यह पता चला कि ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं। फिर 23 मार्च को क्या किया गया, 23 मार्च को लगभग 1500 जमातियों को जब ये लगने लगा कि नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अलावा आईबी, इन सभी की नजर पड़ने लगी है। तो दिल्ली में निजामुद्दीन के एरिया में जो 2500 जमाती थे, उनमें से 1500 जमातियों ने दिल्ली को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, यहां पर आईबी ने इन सभी को ट्रेस करना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, ये जो पहला तीर आपको नजर आ रहा है, मोबाइल टावर के जरिए पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया गया था। और डेटा इसलिए इकट्ठा किया गया था कि कहीं प्रदेश में जाएं, देश के किसी भी हिस्से में जमाती जाएं, इनके बारे में पता कर लिया जाएगा। 23 मार्च को 1500 जमातियों ने पूरी तरह से निजामुद्दीन मरकज को छोड़ दिया, लेकिन 1000 जमाती निजामुद्दीन मरकज की 6 मंजिला बिल्डिंग में जुटे रहे। लेकिन आईबी की नजर इन छूटे हुए जमातियों पर भी थी। आईबी की नजर विजयवाड़ा में थी, आईबी की नजर हैदराबाद में थी, आईबी की नजर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र के और अलग अलग हिस्सों में आईबी की नजर बनी हुई थी। आईबी का एक मल्टी एजेंसी सेंटर होता है और नोडल पॉइंट इसके काम कर रहे होते हैं। आगे सुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे में आपको ये भी बताएंगे नोडल सेंटर किस तरह से काम कर रहे थे। अगर मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी विशाल के जरिए हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हो, तो रिपोर्टर्स के पास में हम चलें। हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली में हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन नोडल सेंटर किस तरह से तैयार किए गए, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मेरे साथ में ऐश्वर्या जैन जुड़ चुकी हैं, हैदराबाद से लोकेश्वर राव जुड़े हुए हैं, रचना बंसल भी मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ी हैं। लेकिन लोकेश्वर, सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए, आईबी के मैक ने जिस तरह का सीक्रेट प्लान जमातियों को ढूंढने के लिए बनाया था, विजयवाड़ा के आईजी को कब ये पता चला कि तबलीगी जमात के लोग पहुंचे हैं, और आईजी ने किस तरह से मैक के अलग अलग नोडल पॉइंट पर खबर दी। लोकेश्वर राव सुन पा रहे हैं आप?
लोकेश्वर राव, अगर आप तक आवाज आ रही हो। चलिए, लोकेश्वर राव तक आवाज नहीं आ रही। लोकेश्वर को दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें आप। लेकिन ऐश्वर्या जैन आपके पास आते हुए, इससे पहले कि हम दिखाएं आईबी का ट्रेस प्लान बी क्या था, मुझे ये बताएं कि दिल्ली में आईबी के जो मैक है, मल्टी एजेंसी सेंटर है, उसे कब ये लगने लगा कि तबलीगी जमात के जो मरकज के जितने भी मौलाना हैं वो खतरनाक रुख अख्तियार कर सकते हैं। इनके बारे में दिल्ली की पहली जानकारी कब और कैसे मिली? बिल्कुल, 1 से 14 मार्च तक ये पूरा धार्मिक कार्यक्रम निजामुद्दीन के मरकज में चला और उसके बाद ही 7 या 8 तारीख के आसपास, 7 या 8 मार्च के आसपास आईबी को ये भनक पड़ गई कि यहाँ पर लगभग 7,000 से ज्यादा एक साथ लोग निजामुद्दीन की तबलीगी जमात में रह रहे हैं और तभी से आईबी ने अपना काम शुरू कर दिया था। 14 मार्च से ये जो पूरा टास्क है वो शुरू हुआ और ऐसा ऑपरेशन जो कभी भी आईबी के इतिहास में नहीं हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जब इस टास्क को ऑन पेपर लाया गया तब ये ऑफिसर्स के बीच में बात कही गई कि इतना बड़ा टास्क, इतने बड़े डेटा को एनालाइज करना और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मदद से तमाम वो नंबर्स निकालना, उन तमाम लोगों को जो देश भर में फैल चुके हैं उनको ट्रैक कर सभी प्रदेश के डीजीज को और पुलिस ऑफिशियल्स को। ठीक है ऐश्वर्या, चूंकि हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगी रचना बंसल। रचना, मुझे ये बताएं, जहां तक मेरी जानकारी है आईबी और मैक के कई नोडल सेंटर होते हैं। नोडल सेंटर की कोऑर्डिनेशन किस तरीके से की गई, किन किन राज्यों के साथ में संपर्क स्थापित किया गया, इन जमातियों को लेकर के कैसे इन्हें ट्रेस किया गया? चूंकि आईबी की नजर यह थी कि 1500 जमाती दिल्ली छोड़ चुके हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में ट्रेस करने के लिए आईबी के नोडल सेंटर का कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहा? राशि, देखिए, आईबी की सबसे अच्छी बात ये रही कि मार्च में जब उसे शुरुआती जानकारी मिली तो नजरअंदाज उसने बिल्कुल नहीं किया। उसी जानकारी के आधार पर आगे डेटा कलेक्ट करने का काम किया गया, जिसमें आईबी के नोडल सेंटर होते हैं, नोडल सब सेंटर होते हैं और ऐसे में हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। लेकिन इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किस तरीके से वहां से आईबी ने शुरुआत कर दी थी जमातियों को ट्रेस करने की। रचना आप रहें, एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि आईबी के प्लान जमाती का सीक्रेट कोड ए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सीक्रेट कोड ए का ग्राफिक्स फिर से यहां जमीन पर गिराया जाए, फिर हम सीक्रेट कोड बी का भी खुलासा करेंगे। बहुत जल्दी के साथ मैं रैप अप कर देता हूं। आईबी का ट्रेस प्लान ए क्या था? मोबाइल टावर की मदद ली गई, निजामुद्दीन के अलग अलग इलाके में पूरा ब्रॉडबैंड डेटा इकट्ठा किया गया। 14 से 22 मार्च तक का पूरा डेटा आईबी के जरिए निकाला गया। हैदराबाद पहुंचने की इन जमातियों की खबर मिलने लगी। जैसे ही जमातियों को हैदराबाद पहुंचने की खबर मिलने लगी, पहले ट्रेन को ट्रेस किया गया। आईबी ने पूरी एक लिस्ट तैयार की, निजामुद्दीन से निकल करके हैदराबाद जाने वाली आखिरकार ट्रेन कौन कौन सी है, तो उसका वक्त क्या है, कितने पैसेंजर सवारी कर रहे हैं। चूंकि डेटा इकट्ठा कर लिया गया था, डेटा के जरिए ये पता चल गया कि कितने जमाती ट्रेन के जरिए सफर कर रहे हैं। 23 मार्च को 1,500 लोगों ने दिल्ली का मरकज छोड़ दिया। लेकिन हाँ, यहां पर आईबी ने पैनिक नहीं करने दिया, क्योंकि आईबी को यह लग रहा था कि जब तक एक एक जमाती को ट्रेस नहीं कर लिया जाएगा तब तक भारत से खतरा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1000 जमाती वहीं पर रुके रहे और इन्हीं 1000 जमातियों के रुकने का इंतजार था आईबी को। और उसी के बाद दिल्ली पुलिस के साथ, एमएचए के साथ यानी गृह मंत्रालय के साथ में, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में पूरा संपर्क स्थापित किया गया। दिल्ली पुलिस के अलग अलग नोडल जोन बनाए गए, दिल्ली पुलिस को साथ में लिया गया। आईबी ने, मैक ने, दिल्ली पुलिस ने, एमएचए ने, ये सब एक साथ में मिले। आगे क्या हुआ? और यही आगे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आईबी का ट्रेस प्लान बी आखिरकार क्या है। सुपर एक्सपोजे नंबर 2 इंडिया न्यूज पर देखें आप, आईबी का ट्रेस प्लान बी। फोन की मदद से ऑपरेशन को शुरू किया गया और हाँ, ये सेल्यूलर फोन के जरिए ही, ताकि और कोई सुन ना पाए, कहीं तक भी ये डेटा पहुंचे नहीं, और इसीलिए सेल्यूलर फोन के जरिए आईबी के अलग अलग नोडल पॉइंट पर यह कहा गया कि एक नोडल पॉइंट हैदराबाद में चेक करेगा, अगला जो है विजयवाड़ा में चेक करेगा, एक हरियाणा में चेक करेगा, उत्तर प्रदेश में चेक करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से टीम बना ली गई। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सभी को इन्वॉल्व कर लिया गया। सिविल पुलिस को जैसे इन्वॉल्व किया गया, सभी जमातियों के डेटा एक जगह रखे गए, सभी जमातियों के डेटा को डिजिटाइज किया गया और फिर डिजिटल फॉर्म में इस पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और हाँ, दिमाग चल रहा था सिर्फ और सिर्फ आईबी का, आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर का। फिर आईबी ने पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया कि हाँ देखिए, एक कहते हैं ना मैन टू मैन मार्किंग,
फिर आईबी ने मार्किंग कर ली इन टेलीफोन डेटा के जरिए कि कौन से जमाती कहां पर पहुंचे हैं। इन्हीं के जरिए अलग अलग राज्य सरकारों को बताया गया। राज्य सरकारों ने चिन्हित करके इन्हें घर से निकाला, अस्पताल से निकाला, पब्लिक प्लेस से निकाला, मस्जिद से निकाला, मदरसों से निकाला। मैक के जरिए आईबी ने कई अलग अलग जिलों को फिर चिट्ठी भी लिखी। ये सीक्रेट चिट्ठी थी, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। हरियाणा, यूपी, बंगाल, बिहार समेत कई जिले इनमें शामिल किए गए। बस आगे जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जो नहीं हुआ, पर्दे के पीछे जो चला, वो आईबी का सीक्रेट जमाती प्लान हम आपको बता रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए वाकई में आईबी का शुक्रिया और आईबी को सैल्यूट करना चाहिए। और आईबी ने कितना टेक्निकली काम किया है, कैसे सीक्रेट कोड ये बनाया गया था, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर से ऐश्वर्या जैन, हैदराबाद से लोकेश्वर राव, न्यूज रूम से रचना बंसल, इन सभी का रुख कर लेते हैं। रचना, टेक्निकल डेटा किस तरह से इकट्ठा किया गया ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन लोकेश्वर राव के पास चलते हैं। लोकेश्वर, अगर आवाज आ रही हो एक बार हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है, आवाज आ रही है। अब लोकेश्वर मुझे ये बताएं, आईबी ने प्लान किया दिल्ली में, कोऑर्डिनेशन शुरू किया गया विजयवाड़ा से, हैदराबाद को साथ में रखा गया। ये पूरा मैकेनिज्म हैदराबाद में किस तरह का था? पूरे निजामुद्दीन अटेंडिस हैदराबाद आया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। सबसे पहले ये जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया थे विजयवाड़ा आईजी के द्वारा। पूरा 4000 लोग साउथ इंडिया से निजामुद्दीन इवेंट में भाग लिया। ये पूरे जानकारी विजयवाड़ा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईजी दिया। इसीलिए वो दोनों स्टेट्स में पूरा साउथ इंडिया में केसेस दिन भर दिन बढ़ हो रहे हैं। इसीलिए ये कहना है कि 7000 लोग निजामुद्दीन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए साउथ इंडिया में 4000 लोग पूरा जानकारी दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को विजयवाड़ा आईजी ने। सबसे पहले इसीलिए 10 लोग इंडोनेशियन लोग का गिरफ्तार हुआ तेलंगाना में, यह जानकारी के बाद। चलिए ठीक है, लोकेश्वर राव आप हैं। लोकेश्वर राव ने यह बताया कि 10 लोग किस तरह से अरेस्ट हुए थे। एक बार रैपअप में आईबी का ट्रेस प्लान ए और बी फिर से दिखाते हैं बहुत जल्दी में। फिर उसके बाद रचना आपके पास आएंगे और ऐश्वर्या जैन आप भी हमारे साथ में लगातार हैं, आपके पास भी हम आएंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है इंडिया न्यूज का। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, जिन जमातियों ने कोरोना कैरियर का काम किया है, जिन जमातियों ने अलग अलग राज्यों में इंफेक्शन फैलाया है, आईबी ने उन्हें ट्रेस करने के लिए जो प्लान तैयार किया था, इसका सीक्रेट कोड सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर है। इंडिया न्यूज कोरोना के संक्रमण काल में बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है इंडिया न्यूज का। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, जिन जमातियों ने कोरोना कैरियर का काम किया है, जिन जमातियों ने अलग अलग राज्यों में इंफेक्शन फैलाया है, आईबी ने उन्हें ट्रेस करने के लिए जो प्लान तैयार किया था, इसका सीक्रेट कोड सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर है। इंडिया न्यूज कोरोना के संक्रमण काल में बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है आईबी का ट्रेस प्लान ए। एक बार फिर से रिकॉल किया जाए जी, देखें आप, आईबी का ट्रेस प्लान है। मोबाइल टावर के जरिए मदद ली गई है। किस तरह से डेटा इकट्ठा किया गया आगे रचना आपको बताएंगी। टेक्निकली किस तरह से काम किया गया ये भी रचना बताएंगी। दिल्ली में क्या काम हुआ ये ऐश्वर्या जैन बताएंगे, लोकेश्वर राव बताएंगे हैदराबाद में क्या हुआ, मुंबई भी आपको लेकर के चलेंगे, हरियाणा से भी आपको जोड़ेंगे, क्योंकि आईबी का ये ट्रेस प्लान भारतीयों के लिए था। हम 133 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए आईबी ने क्या क्या किया है, दिन रात किस तरह से मेहनत की है, आपके लिए देखना जरूरी है। 14 से 22 मार्च तक का डेटा निकाला गया। हैदराबाद पहुंचने की जमातियों की खबर मिली, ट्रेन के जरिए जमाती हैदराबाद पहुंचे। 20 मार्च को 10 इंडोनेशियाई संक्रमित हैदराबाद में पाए गए। आईबी के कान तुरंत खड़े हुए। आईबी ने दिल्ली से संपर्क स्थापित किया, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मुंबई के साथ में संपर्क स्थापित किया। 23 मार्च को दिल्ली की तबलीगी जमात के 1500 जमातियों ने दिल्ली को छोड़ दिया, लेकिन बचे हुए थे 1000। इन्हीं पर नजर आईबी की टिकी हुई थी। ये जो 1000 बचे हुए थे इनका भी डेटा और 1500 जो निकल गए इनका भी डेटा आईबी के पास में तब तक आ चुका था। और बड़ी बात यह है आईबी ने, और हाँ एक मिनट रचना के पास चलना बेहद जरूरी है। रचना मुझे ये बताएं, ब्लूप्रिंट के बारे में जो मुझे जानकारी है इसके मुताबिक आईबी ने जमातियों का डेटा भी ट्रेस किया और ट्रैक किया, और आईबी ने निजामुद्दीन इलाके में, जंगपुरा एक्सटेंशन के इलाके में उन लोगों का डेटा भी ट्रैक और ट्रेस किया जो जमात में शामिल नहीं थे। आईबी को ऐसा क्यों करना पड़ा?
और डेटा को फिल्टर करने के लिए आईबी ने क्या किया? राशि, देखिए कई बार चर्चा हमने की भी है और ऑन एयर कहा भी है कि 133 करोड़ हिंदुस्तानियों में कैसे उन जमातियों को चिन्हित किया गया, कैसे ढूंढा गया, ये बहुत बड़ी मुश्किल थी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आईबी ने जिस तरीके से काम किया है वह वाकई तारीफे काबिल है। जैसे कि आप पहले भी कह चुके हैं, आईबी को जैसे ही मार्च के महीने में जानकारी मिली, नजरअंदाज न करते हुए उसी के आधार पर आगे जांच को बढ़ाया गया। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, नोडल सेंटर, सब नोडल सेंटर, यहाँ ये जानकारी कन्वे की गई और उसके बाद डेटा कलेक्ट किया गया। इसमें टेलीफोनिक डेटा था जो कि मोबाइल टावर्स की मदद से किया गया, ब्रॉडबैंड डेटा था और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन डेटा भी था। और इन सभी डेटा को कलेक्ट करने के बाद उन जमातियों की पहचान की गई जो कि मरकज में शामिल हुए थे। और सिर्फ यहीं तक ये डेटा कलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि मरकज में शामिल होने के बाद जो जो जमाती अपने घर लौट गए थे और जिन जिन लोगों के संपर्क में आए, उन सभी लोगों को चिन्हित करने के लिए, उन सभी को लिस्टेड करने के लिए, जो हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और हजारों लोगों से संपर्क में आए थे, उन तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक यही साधन था। साथ ही साथ एक बड़ा खुलासा तब भी हुआ जब निजामुद्दीन से हैदराबाद के लिए ट्रेन पहुंची। उस वक्त विजयवाड़ा में आईबी के जो आईजी हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा और गृह मंत्रालय की जानकारी में दिल्ली पुलिस ने जो बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया था, सुबह 4 बजे, कई घंटों हालांकि लगे थे मरकज को खाली कराने में, वो हम सब ने देखा। जानकारियां आईबी के जरिए कोरोना के ये कैरियर विलन भी सुने, जो इंडिया न्यूज का ये सुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है। ऐश्वर्या जैन, आपके पास आते हुए, क्या ये माना जाए यही एक वजह है कि आईबी और दिल्ली पुलिस, एमएचए, हर कोई कॉन्फिडेंट है कि एक बार क्वारंटीन का वक्त पूरा हो जाए, उसके बाद मौलाना साद दिल्ली पुलिस के कब्जे में आ जाएगा? जी बिल्कुल, लगातार कोशिशें की जा रही थी मौलाना साद से संपर्क करने की, लेकिन हाथ नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी जो पहली प्रायोरिटी है हेल्थ मिनिस्ट्री की या फिर गृह मंत्रालय की, वो ये है कि सभी लोग जो क्वारंटाइन किए गए हैं, जितने भी लोगों की पुष्टि की गई है इस ऑपरेशन के बाद, उनका पहले क्वारंटाइन पूरा होना चाहिए और उसी के बाद कोई भी अब ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले एक और डेटा था ऐश्वर्या जैन, एक और डेटा था, मैं चाहूंगा कि भारत में कोरोना की मार कैसे पड़ी है। और ये 7,000 हालांकि अब संक्रमितों की संख्या जो है 9,000 पार कर गई है। लेकिन आईबी के पास चूंकि एक पूरा रिसर्च सेंटर है, रिसर्च के जरिए आईबी को 7,000 जब संक्रमण का डेटा पहुंचा, तभी आईबी को यह लगने लगा कि एक ऐसा वक्त है जबकि शिकंजा और भी ज्यादा कस दिया जाए। यह डेटा क्या था? यह है कोरोना वॉर रूम रिसर्च टीम इंडिया न्यूज की लेकर के आई है। यानी 7,000 पर किस तरह से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और आईबी की नजर जो है सिर्फ भारत के ही डेटा पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डेटा पर थी। क्योंकि आईबी को यह पता था कि जब 7,000 संक्रमित हैं तो जर्मनी में मौत हुई है 13, जब 7,000 संक्रमित हैं दक्षिण कोरिया में मौत हुई है 54, जब 7,000 संक्रमित हैं अमेरिका में मौत हुई है 100, 7,000 संक्रमित हैं तो चीन में मौत हुई थी 170, जब 7,000 संक्रमित थे फ्रांस में मौत हुई थी 175 और 7,000 संक्रमित होते होते ये डेटा यहां से जिस तरह से आगे बढ़ने लगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया डेटा, ये डेटा जिस तरह से दुनिया के रिकॉर्ड के हिसाब से बढ़ने लगा, वहीं पर आईबी को यह लगने लगा कि शिकंजा कस देना है। देखिए, आईबी यूं ही काम नहीं करता, सबसे पहले पूरी रिसर्च इकट्ठा की जाती है, अलग अलग सिविलियन पुलिस के साथ में संपर्क स्थापित किया जाता है और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि नोडल सेंटर के जरिए ट्रेस करने का प्लान ए तैयार किया गया, प्लान बी तैयार किया गया, प्लान सी तैयार किया गया, पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया और आईबी की नजर हिंदुस्तान के डेटा पर थी, आईबी की नजर इस इंटरनेशनल डेटा पर थी। आईबी की नजर जो है इस इंटरनेशनल डेटा पर इसलिए थी क्योंकि संक्रमण के साथ साथ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था और तभी ये आईबी को लगा कि हां, जो उन्हें इनपुट मिला है, जो उन्हें टिप ऑफ मिला है, एकदम सही है। जब संक्रमण का आंकड़ा ऐसी जगह पर बढ़ने लगा जहां पर जमाती फैले हुए थे और ये डेटा इकट्ठा किया गया था। एक बार फिर से सहयोगियों के साथ में जुड़ना चाहूंगा मैं, रचना का एक बार फिर से रुख करते हुए, क्या ये माना जाए रचना कि जब आईबी को यह लगने लगा, आईबी ने सबसे पहले तो डेटा इकट्ठा कर लिया, आईबी को जब यह लगने लगा कि संक्रमण बहुत ज्यादा फैलने लगा है, तभी शिकंजा कस दिया जाए और यही वक्त था जब संक्रमण 5,000, 6,000, 4,000 के आसपास चल रहा था, तभी आईबी ने जमातियों पर शिकंजा कस दिया। देखिए, शुरुआत तो दिल्ली से हो गई थी राशिद। जैसे ही जानकारी मिली, जैसे मैंने आपको बताया कि विजयवाड़ा के आईबी के आईजी ने जब दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा, ये जानकारी कन्वे की गई गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को, उसके बाद
दिल्ली पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए मरकज को खाली करा दिया था और इसी दिन के बाद से जब तमाम राज्यों से संपर्क साधा गया, तमाम राज्यों की पुलिस तक ये जानकारी साझा की गई, तो हालांकि बहुत ही खुफिया तरीके से, चूंकि आईबी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से काम करती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन अंदरूनी तरीके से जानकारी। रचना रुके, बहुत बड़ा डेटा आ गया है, बहुत बड़ा डेटा आ गया है, बहुत बड़ा डेटा आ गया। रचना, इंडिया न्यूज कोरोना वॉर रूम रिसर्च टीम का एक और डेटा। आईबी ने जिस तरीके से प्लान को ट्रेस किया, लेकिन आईबी की नजर के हिसाब से मैपिंग क्या की गई थी, वो मैपिंग आज क्या हो गई है। यानी आईबी की शुरुआती मैपिंग और आईबी की आज की मैपिंग क्या है। राज्यों को, किन राज्यों को ट्रेस किया गया, जिन राज्यों को ट्रेस किया गया वहां तबलीगी जमात के कितने लोग निकले, ये देखिए कोरोना वॉर रूम रिसर्च टीम की एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा में अभी भी 1526 संदिग्ध हैं, 79 पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब, ये तबलीगी जमात का है, सिर्फ जमात गैंग के कोरोना का है, क्योंकि पंजाब में भी, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, इन सभी जगह आईबी ने अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी। और आईबी की प्लानिंग यूं ही नहीं हुआ करती साहब, ये आप समझिएगा कि आईबी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में उतरता है जब भी कभी मैदान में उतरना होता है। महाराष्ट्र में अभी तबलीगी जमात के 23 पॉजिटिव हैं, नेगेटिव एक भी नहीं है। 1125 तबलीगी जमात वाले संदिग्ध हैं। असम में 1600 प्लस संदिग्ध हैं, सभी को क्वारंटीन किया गया है। इन सभी का डेटा इकट्ठा किया गया था तब आईबी की तरफ से। और हाँ, एक बार फिर से चलाइए, एक बार फिर से लूप को रिपीट करें। हाँ, हरियाणा में 1526 संदिग्ध, 79 पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं। बाकी की अभी भी जांच की जा रही है, टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। पंजाब में 611 तबलीगी जमात वाले संदिग्ध, 17 पॉजिटिव, अभी तक का ये आंकड़ा बता रहे हैं महाराष्ट्र का। यानी तमिलनाडु में 2100 प्लस संदिग्ध, इनमें से 1200 पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं। कर्नाटक में 700 संदिग्ध, 660 नेगेटिव, बाकी 40 के बारे में पता करने की कोशिश आईबी की तरफ से की जा रही है। महाराष्ट्र में 1125 संदिग्ध, 23 पॉजिटिव, नेगेटिव एक भी नहीं। आप समझिए, असम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, विजयवाड़ा में, हैदराबाद में, केरल में, हर जगह मल्टी एजेंसी सेंटर ने, ये वही ऐश्वर्या जैन, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये वही मल्टी एजेंसी सेंटर है 2008 में जब आतंकी हमलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब एक ऐसे सेंटर के बारे में सोचा जाने लगा था केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कि ये नोडल पॉइंट की तरफ काम तो करे, लेकिन साथ ही साथ जितनी भी इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस इनपुट की कोऑर्डिनेशन है, यहीं से होकर के शुरू हो और इसी सेंटर के जरिए ही पूरा प्लान बनाया जाए। यही वो मैक है ना। जी बिल्कुल, मल्टी एजेंसी सेंटर ही ये काम करता है कि जो डिफरेंट एजेंसीज होती है उसको एक सूत्र में लाकर उसको कोऑर्डिनेट करके काम करने के लिए एजेंसी को गठित किया गया था। और इसी के अंदर भी सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सिस्टम होता है, नोडल मल्टी एजेंसी सिस्टम होता है और सब मल्टी एजेंसी सिस्टम होता है। तो इसके भी विभिन्न अलग अलग पूरे देश भर में एजेंसीज के पार्ट हैं और वो सारे के सारे अलग अलग एजेंसीज से, गृह मंत्रालय से, दिल्ली पुलिस से, कई सारे एजेंसीज को एक सूत्र में लाकर काम करते हैं और इसी की वजह से मल्टी एजेंसी सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और इतने बड़े ऑपरेशन को आईबी ने अंजाम दिया। ठीक है, ऐश्वर्या आप रहें और रचना बंसल आप भी रहें। देखिए, एक एक हम परत, एक एक रेशा रेशा आपके सामने हम खोल रहे हैं। हमने पहले आपको यह बताया कि आईबी का ट्रेस प्लान ए क्या था, आईबी का ट्रेस प्लान बी क्या था, आईबी किस इंटरनेशनल रिपोर्ट पर नजर रखे हुए था। लेकिन आईबी की नजर एक और डेटा पर थी और वो डेटा था कि अलग अलग मुल्कों में पुरुष कितने संक्रमित हो रहे हैं और महिलाएं कितनी संक्रमित हो रही हैं। इस डेटा के जरिए भी आईबी के कान खड़े होने लगे। आईबी को जब यह लगने लगा कि पुरुषों में संक्रमण तो ज्यादा है, तो क्यों ना इन जमातियों को पकड़ा जाए और इनके जरिए समझा जाए। और यहीं पर जमातियों की नजर और भी ज्यादा आईबी की कर्कश हो गई और भी ज्यादा नजर पैनी हो गई। देखिए आप, अब अलग अलग डेटा आप देखें। फ्रांस में हर 100 में अगर 100 मौत हो रही है, 58 पुरुष 42 महिला। चीन में 100 की मौत हो रही है, 64 पुरुष 36 महिला। ईरान में 100 की मौत में 59 पुरुष की मौत हो रही है और कोरोना संक्रमण की वजह से 41 महिला की जान जा रही है। पुर्तगाल में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। पुर्तगाल में देखें आप, स्पेन में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही है। इटली जहां पर तबाही मची है वहां पर भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। और यही एक वजह है कि आईबी को यह लगने लगा कि अगर पुरुषों की संख्या ज्यादा है, अगर पुरुषों के जरिए संक्रमण फैल रहा है, अगर पुरुषों के जरिए ये कंटामिनेशन, ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है, यस, तबलीगी जमात वाले दे वर द कल्प्रिट्स।
और वाकई में इन लोगों ने महापाप किया है, यही इस पूरी रिसर्च के जरिए हम आपको बताना चाहते थे। ये इंडिया न्यूज का सुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है। आगे भी दिन भर इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज बना रहेगा। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए थे। कृष्णा आपका शुक्रिया, ऐश्वर्या जैन आपका शुक्रिया, लोकेश्वर राव आपके साथ दोबारा हम जुड़ेंगे। आपका फिलहाल के लिए बहुत